नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। तो देख लेते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ एक जगह पर। चलिए, अब ये कुछ विलयन दिए हुए हैं, उनके प्रकार हैं और उनके उदाहरण हैं। वो उदाहरण देके पूछता है कि क्या इनमें से है या मिलान करो, इस तरीके से इस पे सवाल आ सकता है। तो द्रव में द्रव का अगर विलयन है तो उसके उदाहरण क्या होंगे? जल में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोमीन और सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक अम्ल में जल। ठीक है। द्रव में अगर ठोस का विलयन है तो जल में चीनी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन, आपको बहुत जरूरी है उदाहरण याद रखने हैं। पारा में लेड और जेली, स्टार्च, जेली समझते हैं ना, वो खाते थे ना हम बचपन में, अब भी खा लो, मतलब आती थी पैकेट्स में रंग बिरंगी। स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सॉल। ठोस में गैस का तो पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन, और कपूर का वायु में। ठोस में द्रव, ठोस में गैस, ठोस में द्रव। थैलियम में पारा, चीनी में जल, जल में चीनी था, द्रव में ठोस का, और ठोस में द्रव का है। ध्यान रखिए, जो सेम है उदाहरण उनको एक बार देखते चलिए। और नमक में जल। अब ठोस में ठोस तो तांबा में जस्ता, ये तो आसान है। तांबा में टिन, तांबा में एल्यूमिनियम, तांबा में जिंक व निकल, ये सब मतलब मिश्र धातु जो होते हैं। गैस में गैस का तो सारी वायु है ही। जो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है एयर की? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो गैसों का मिश्रण है वायु, यही तो होती है, परिभाषा ही यही है। गैस में द्रव का विलयन ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, इनको अगर हम जल में विलय करें तो बादल, कोहरा, ये सब। गैस में ठोस का तो वायु में आयोडीन, धुआं। द्रव में गैस का तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये मुख्य उदाहरण आपको याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। चलिए, अब कुछ तत्व दिए हुए हैं और उनके अपरूप दिए हुए हैं। तो कार्बन, क्या हीरा कार्बन का ही तो फॉर्म होता है? ग्रेफाइट लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, रक्त का कोयला, ये सब क्या होता है? ये कार्बन के ही अपरूप है। फास्फोरस सफेद और पीला होता है, लाल होता है, काला बैंगनी होता है। ऑक्सीजन होता है, और ओजोन O3 होता है ना। सल्फर में रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, अमोर्फस प्लास्टिक सल्फर होता है। ये इन्हीं तत्वों से के ही एक दूसरे रूप हैं। अब जीव व निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना, मैंने बताया ना आपको, तुलनात्मक तौर पे ही आपको ये याद रखनी है। अब तत्वों और भूपर्पटी में भार, और ये मनुष्य के शरीर में, और ये प्रतिशत में है, परसेंटेज में है। तो हाइड्रोजन देख लीजिए 0.14, और ये देखिए 0.5। कार्बन 0.03, 18.5। ऑक्सीजन 46.6, देखिए मनुष्य में सबसे अधिक है 65.0, 65 मतलब 65। नाइट्रोजन बहुत थोड़ा सा नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसलिए दिया नहीं हुआ है, और ये 3.3। सल्फर थोड़ा से है ये भी। सोडियम 2.8, 0.2 मनुष्य में। कैल्शियम 3.6, 1.5। मैग्नीशियम 2.1, 0.1, और सिलिकॉन 27.7, और ये ना के बराबर, नगण्य। तो ये एक बार बस हल्का सा पता होना चाहिए कि अच्छा आपको, हाँ अंदाजा है, बिल्कुल आप क्वेश्चन पे देख के ऐसे नहीं बैठ गए कि अच्छा ये क्या पूछ लिया। दिमाग लगाने योग्य बनाया जा रहा है आपको, ऐसे वाले डब्बे करा के, बॉक्सेस करा के, कि एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। अब तत्वों से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? तो आप जानते हैं शून्य वर्ग है वो। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हल्का हाइड्रोजन। एक परमाणुक तत्व के उदाहरण सभी अक्रिय गैसें। सबसे भारी ऑस्मियम। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, बताने की बात नहीं है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। द्रव धातु तत्व पारा। हड्डी में दांतों का निर्माण करने वाला कैल्शियम। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। विद्युत का सुचालक अधातु, धातु देख ये अधातु है, ये कौन सा है? ग्रेफाइट। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना, सोने की तरह हो जाइए बिल्कुल। कुल ज्ञात तत्व 118। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। प्रकृति में प्राप्य तत्व 98। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व 20 हैं। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो आप जानते हैं। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। हीलियम सीजियम दोनों याद रखना। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व यह है एल्यूमिनियम, याद रहेगा। चलिए अब कुल धातुओं के खनिज और उनके कुछ अयस्क दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो सोडियम का देखेंगे, रॉक सॉल्ट, ट्रोना, चिली शोरा, जैसे चाइल्ड सॉल्ट पीटरे कहते हैं, ये आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास में ये आपको कराया गया है, ये एक्सपोर्ट होता था। बोरेक्स और ग्लोबेराइट और क्रायोलाइट। पोटेशियम देख लीजिए, सिविलमाइन, कॉर्नलाइट और शोनाइट। बस नाम याद रखिए, आपको नाम से थोड़ा सा अंदाजा लगना चाहिए। मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कॉर्नेलाइट या कार्नेलाइट। किजराइट देख लीजिए, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का होता है, एप्सोमाइट। कैल्शियम का लाइमस्टोन, आप ये तो जानते होंगे, कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, फ्लोरोस्पार हो गया, फॉस्फोराइट हो गया, ये सब कैल्शियम का। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है और क्रायोलाइट है, कोरंडम है और डायस्पोर है। टिन, ये आपका कैसिटराइट है, इसका खनिज और अयस्क। लेड, इसका क्या है? गैलीना, सीरुसाइट और मेटलोकालाइट। कॉपर, चैलकॉपराइट, चैल्कोसाइट, क्यूपराइट, मैल्काचाइट और एजुराइट। नाम याद रखिए बस। सिल्वर का एक तो नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट और कैरागेराइट। जिंक का जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन और क्या बोलते हैं जिंकाइट। आपने लैक्टो कैलामाइन सुना होगा, लोशन आता है वो यही है कैलामाइन। फिर आपका मरकरी, सिनेबार। मैग्नीशियम, मैंगनीज का पायरोलेसाइट। हाँ, मैग्नीशियम का यहाँ पे 2 बार दे दिया गया, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। मैंगनीज का ये नीचे है, ये मैग्नेटाइट और हॉस्मेनाइट। और आपका आयरन हो गया मैग्नेटाइट, आप जानते ही हैं, हेमेटाइट, लिम्नोनाइट, सिडराइट और आयरन पायराइट्स। और सबसे बढ़िया कौन सा होता है इनमें से? सबसे अधिक मात्रा जो होती है आयरन की किस्म होती है, ये बताइए आप मुझे कमेंट करके। ये देख लिया अब हमने कुछ धातु, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एल्यूमिनियम की मिश्र धातु दी हुई है, तो मिश्र धातुओं के नाम दिए हुए हैं, उनका संगठन दिया हुआ है और उपयोग दिया हुआ है। तो आपको संगठन भी थोड़ा पता होना चाहिए। अब कितने प्रतिशत ये याद रखने की तो इतनी आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो होता है उसमें 90% तो कॉपर होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है, मतलब कम होता है बहुत। बर्तन बनते हैं, सिक्के बनते हैं इससे। अब मैग्नीलियम जो होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है 2%, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर आयरन होते हैं 2-3%। तो देखिए इसमें एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है, ये वायुयान के निर्माण में बहुत उपयोगी है। निकलॉय में एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल तो होगा ही होगा, ये भी वायुयान के निर्माण में बहुत ही बढ़िया साबित होते हैं। और ड्यूरेलुमिन में कॉपर देख लीजिए, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है देखिए, लेकिन एल्यूमिनियम ही सबसे मुख्य है इसमें। प्रेशर कुकर हो गए आपके, वायुयान, इन सब में एल्यूमिनियम का बहुत प्रयोग है, आप जानते हैं। तो अब और कुछ मिश्र धातुएं और उनके संगठन और उनके उपयोग देख लीजिए आप। पीतल देख लीजिए किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से। तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन, इन सब में प्रत्यक्ष प्रयोग है, आप जानते हैं पीतल का। कांसा, ब्रॉन्ज होता है ना ये, इसमें कॉपर देख लीजिए और टिन 12%। बर्तन, मूर्तियां, ये सब बनती हैं इससे। कृत्रिम सोना, इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम होता है देखिए। आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत काम आता है ये बनाने की, मूर्तियां। मुद्रा धातु, जिससे सिक्के वगैरह बनते हैं, मुद्राएं बनती हैं, इसमें कॉपर होता है और टिन होता है और फॉस्फोरस होता है, मुद्राएं बनती हैं इससे। गन मेटल, कॉपर, टिन और जिंक। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रतिशत फिर भी आपको इतना ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं। बंदूक, मशीनों के पुर्जे, ये सब बनते हैं। बेल मेटल, कॉपर और टिन 2 ही होते हैं इसमें। और देखिए कांसा, कॉपर, लेकिन इसका प्रतिशत अलग अलग है एक ही, घंटी और घंटा बनाने के लिए। और कॉन्सेंट्रिन
कॉन्स्टेंटिन के प्रयोग में, कॉपर और निकल प्रयोग में होता है। तार में भी होगा, जहां निकल होगा वो तार में आएगा ही आएगा प्रयोग में। मुंज मेटल जो होते हैं, कॉपर और जिंक होता है उसमें, सिक्का बनाने में, नाव में उपयोगी है ये। रोज मेटल, तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका बिस्मुथ होता है और लेड होता है और टिन होता है, तो इसमें स्वचालित फ्यूज बनते हैं इससे। ऐसे ही टाइप मेटल देख लीजिए, इसमें आपका लेड होता है और लेड के बाद आपका टिन है और एंटीमनी है, ठीक है, छापने वाली खानों के निर्माण में। वुड मेटल देखिए, इसमें बिस्मिथ है, इसमें लेड है, बिस्मिथ है, टिन है, कैडमियम है, ये डाइफ्रेम बनाने के उपयोग में आता है। जर्मन सिल्वर, अब देखिए जर्मन सिल्वर देखेंगे अगर ध्यान से तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर है ही नहीं, ये सवाल आता है। देख लीजिए इसमें क्या क्या है, सिल्वर नहीं है पर जिंक है, कॉपर है, निकल है, सिल्वर है ही नहीं। बर्तन और मूर्तियां बनती हैं इससे आर्टिफिशियल आभूषण भी बनते हैं। डच मेटल में क्या है, कॉपर और जिंक है। कॉपर और जिंक देखिए बहुतों में है, मशीनों के पुर्जे, जस्ता आधारित आभूषण, ये सब। और मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, वायुयान व जहाज बनाने के। ड्यूरेलियम में तो आप ऊपर देख चुके हैं, वायुयान प्रेशर कुकर। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में एल्यूमिनियम और कॉपर है। बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंट, फास्फोरस ब्रॉन्ज में, कॉपर, टिन और फास्फोरस है, ये वायु के संचार यंत्र बनाने के लिए काम आता है। नाइक्रोम में देखिए, आप जानते हैं विद्युत ताप अवयव बनाने में बहुत उपयोगी है नाइक्रोम। इसमें निकल है, आयरन है और ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो इसका देखिए अलग अलग तो नहीं पूछेगा, इसमें ये है, लेकिन हाँ आपको याद होना चाहिए किसके लिए ये काम आता है। क्रोमियम है, मैंगनीज है, जिंक है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये सब। टंगस्टन स्टील, ये भी बहुत जरूरी है, इसका भी देख लीजिए। इसमें क्रोमियम है, कार्बन है, मैंगनीज है, आयरन है, ये शल्य चिकित्सा के उपकरण, बर्तन, मूर्तियां, इन सब में काम आता है। और क्रोम वेनेडियम स्टील, इसमें वेनेडियम होगा, क्रोमियम होगा और आयरन होगा, ठीक है। धुर्रियां, सॉफ्ट फ्रेम, ये सब बनाने के काम आता है। सोल्डर तो बहुत उपयोगी है, ये किसका होता है, लेड और टिन का, वैद्युत उद्योग में बहुत जरूरी है ये। एल्निको में स्टील होगा, एल्यूमिनियम होगा, निकल होगा, कोबाल्ट होगा, ये चुंबकों के निर्माणों में इसका बहुत प्रयोग है। स्टेनलेस स्टील, आजकल तो सब कुछ स्टेनलेस स्टील का है। आप देख सकते हैं उसका पूरा कॉम्पोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। मोटरसाइकिल, बर्तन, तिजोरियां, रेल की पटरियों में लगे गार्डर्स जो होते हैं, वो सब में ये काम आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और देखिए ये मैंगनीज स्टील का ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टेनलेस स्टील में सिर्फ ये ऊपर वाले हैं, ठीक है। मैंगनीज में मैंगनीज और आयरन है, बाकी आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन ये ऊपर दिए हुए हैं। क्रोमियम स्टील में क्रोमियम, कार्बन, आयरन ये है। काटने वाले औजार, मशीन, ये आपने मैंगनीज स्टील में, हाँ ये छूट गया मुझसे, कूटने और पीसने की मशीनों में ये काम आता है। निकल स्टील देख लीजिए, निकल, कार्बन, आयरन, बिजली तार, प्रोपेलर शाफ्ट, कवच, ये सब बनाने के काम आता है। मोनल्स मेटल, आपको इतना ध्यान होना चाहिए, ये नाम तक पता होने चाहिए आपको, और ये बहुत जरूरी है, इसलिए इनको बार बार रिपीट करते रहिए। डेल्टा मेटल, कॉपर, जिंक और आयरन, तो वो लिख देगा क्या क्या उसमें उपयोग है। बेरिंग, कपाट, पानी के जहाज के प्रोपेलर, ये सब बनाने के काम आता है। तो ये एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, पॉज करके। तो थोड़े से जो फेमस वाले हैं और जो पुराने सालों में पूछे जा चुके हैं वो सब इसमें कवर्ड है, इससे बाहर नहीं आएगा अगर आएगा यहाँ से सवाल तो। बस अब ये है कि कितना आप याद रख पाते हैं, कितनी बार आप रिवाइज कर पाते हैं। और अभी तक एकदम पैनिक मत होइए, बिल्कुल टाइम नहीं है, टाइम नहीं बचा है, ऐसे मत बोलिए। टाइम है, आप पढ़ रहे हैं। अगर आप बैठ के, कितने घंटे लग रहे हैं लिस्टिंग वीडियोस देखने में, इतने छोटे छोटे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय में आपको वीडियो दिए जाएं और सारी चीजें उसमें कवर कराई जाएं, तो उसको पूरे दिन में कितने 8-10 घंटे तो पढ़ेंगे ना आप। तो एक ही वीडियो आप मेरे ख्याल से 2 बार एक दिन में देख सकते हैं, 2 से 3 बार। तो आराम से पढ़ते रहिए, बस सोचिए मत। बस इस वक्त योर थिंकिंग शुड स्टॉप, आपका सोचना बंद हो जाना चाहिए, सिर्फ करने पे ध्यान दीजिए। अब कुछ प्राकृतिक अमल, इससे जरूर आता है सवाल, जरूर 3 सितारा प्रश्न बनेगा इससे। कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं और उनमें जो उपस्थित अम्ल दिए हुए हैं। सिरके में क्या होता है आप जानते हैं, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, संतरा एक सिट्रस फ्रूट है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में देखिए ऑक्सैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। खट्टा दूध में जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक मैथेनोइक अम्ल और बिच्छू के डंक में मैथेनोइक अम्ल। ये तो याद हो जाएंगे, ऐसे ही हो गए होंगे याद अब तक, गलत ना हो जाए इस पे आया हुआ सवाल। अब कुछ सामान्य लवण हैं और उनके कुछ उपयोग दिए हुए हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं, ये नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी लिखा आ सकता है, तो इसलिए पहचान कर लीजिएगा कौन सा है ये।
ये एक इसका विलयन क्षारीय होता है। ये कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। उपयोग स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में, पेयजल को जो पेयजल होता है उसके कीटाणु शोधन के लिए, कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, क्लोरोफॉर्म CHCl3 तथा सिकुड़ने वाला जो ऊन होता है, अनश्रिंकेबल वूल जिसको बोलते हैं, उसके निर्माण में। ना सिकुड़ने वाला, अनश्रिंकेबल ना सिकुड़ने वाला। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं, सबके घरों में हो रखा है आजकल ये जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं तब प्राप्त होता है। ये एक श्वेत चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। आपने बचपन में कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इसका प्रयोग किया होगा। टूटी हुई हड्डियों को सही उनके स्थानों पर प्लास्टर, यही इसी का तो प्लास्टर होता है जिसको कहते हैं प्लास्टर कराया हमने, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े कराने की। चौक में, अग्निरोधक पदार्थों में, खिलौनों एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण में, गृह निर्माण में, आप जानते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन में तो बहुत प्रयोग है इसका। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ये क्षारीय प्रकृति का रवेदार लवण है। इसका रंग क्या है? श्वेत से मटमैला ग्रे होता है और ये जल में घुलनशील है और ज्वलनशील भी है तथा पदार्थों के दहन को तीव्र करता है। उर्वरक, कांच, गन पाउडर, बारूद जो होता है, औषधि निर्माण तथा संवेदनशील दांतों के लिए दंत मंजन के निर्माण में, वो आता है ना आपका सेंसोडाइन, उसमें इसका प्रयोग होता है। रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजर के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड, द हम्बल सॉल्ट, साधारण नमक। समुद्री जल, खारे जल की झीलों एवं खनिज रूपों में प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन भी की अभिक्रिया में भी ये से प्राप्त होता है। ये भोजन निर्माण आप जानते हैं, अचार के परिरक्षण हेतु और बहुत ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ पिघलाने के लिए भी इसका प्रयोग बहुत होता है। जब बहुत ठंड पड़ती है कुछ देशों में तो अक्सर न्यूज चैनल वाले दिखा रहे होते हैं, वो नमक छिड़क छिड़क के बर्फ पिघला रहे होते हैं। बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में तो होता ही है, अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्योंकि ये अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा है NaOH। अब फर्क देखते रहिएगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सब में अब आप फर्क देखते रहिएगा। ये एक श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उसके ऑक्साइड पर जल की क्रिया से प्राप्त होता है। ये जल में पूर्णतः विलय है। ये वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। अब देखिए सोडियम तथा लवण डिटर्जेंट में बहुत प्रयोग है इसका। कभी देखिएगा आप डिटर्जेंट अपना पलट के उस पे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी सामग्री जो लिखी होती है उस पे कभी देखिएगा लिखा होता है ये सब। कागज के निर्माण के लिए, लकड़ी की लुगदी बनाने में इसका काम होता है। बॉक्साइट अयस्क के शोधन में, औद्योगिक सफाई अभी करता है, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट है ये एक। सोडियम कार्बोनेट ये है धावन सोडा। देखिए बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, सबका फर्क और देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट, शुद्ध सोडियम कार्बोनेट श्वेत एवं गंधहीन चूर्ण है जो वायु से नमी का अवशोषण करता है। इसका स्वाद तीक्ष्ण खारा होता है। ये जल में क्षारीय विलयन बनाता है। अब देखिए कौच कागज, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में, ईंट के निर्माण में ये आर्द्रक अभिकर्ता होता है, वेटिंग एजेंट है ये एक। स्थल की स्थायी कठोरता के उपचार में, दंत मंजन के झाग में फोमिंग एजेंट है। फोम जो बनता है ना दंत मंजन में, इसी से बनता है। अब हम आ गए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। बेकिंग सोडा तो आप बता पाएंगे क्या होता है? श्वेत रवेदार ठोस है जो प्राय बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका स्वाद हल्का नमकीन एवं खारा होता है जो लगभग धावन सोडा के समान ही होता है, इसकी तरह ही होता है ये। ठीक है, ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक है। आप जानते हैं ये भोजन में खमीर उठाता है, खमीर अभी करता है, लीवनिंग एजेंट है। पैनकेक, ब्रेड, सब में ये यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच के मान दिए हुए हैं। आप जानते हैं पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये किसी मतलब पीएच जो होता है वो किसी विलयन की अम्लता या क्षारता का एक माप है। ये आप जानते हैं इतना, तो मतलब मैंने इसमें कुछ वो नहीं बताया आपको। तो इसमें आपको देखना है, कुछ द्रव के नाम दिए हुए हैं और उनका पीएच वैल्यू दी हुई है। देखिए NaOH का संतृप्त विलयन जो होता है वो लगभग 15 पीएच का होता है। ठीक है, और 0.1 m NaOH विलयन ये 13 का होता है। चूने का पानी देखिए 10.5 होता है कि नहीं होता है। और इधर देख लीजिए, हाँ इधर से इधर जाएंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। तो आप जानते हैं जिनको एसिड बनता है पेट में, उसको जो एसिडिटी के वो आपने सिरप देखे हैं स्ट्रॉबेरी वगैरह के टेस्ट के होते हैं, तो वो जो होते हैं उनमें वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। अंडे का सफेद भाग और समुद्री जल देखिए 7.8। मानव रुधिर आप देख लीजिए, मानव रुधिर कैसा है ये बताइए आप मेरे को। 7.4 है, ये पता नहीं होता लोगों को। दूध 6.8, मानव श्लेष्मा 6.4, काली कॉफी ये सब एसिडिक होती हैं, टमाटर का रस।
मृदु पेय पदार्थ तथा सिरका, नींबू पानी, जठर रस, जठर रस में भी तो होता है एसिड 1.2 1 m HCl विलियन, तो देख लीजिए बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये भयंकर एसिड है। ठीक है, तो ये वाले कुछ याद रखिएगा, खासकर ये मानव रुधिर और दूध, ये याद रखने हैं आपको, ये तो आप बता ही देंगे। कुछ प्राकृतिक अम्लों के स्रोत दिए हैं। अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल सिरका अभी ऊपर देखा था, फॉर्मिक अम्ल किससे मिलता है, मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक से, साइट्रिक अम्ल विटामिन सी, अस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं ना, तो ये आंवला, नींबू, संतरा, सभी तरह के, सभी नहीं होगा, सभी तरह के खट्टे फल, कीवी, संतरा, वो माल्टा, कीनू, सब में होता है ये। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, दही, दूध, मट्ठा, लस्सी, सब में होता है। ऑक्सैलिक टमाटर और पालक के पत्तों में भी होता है ये। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, अंगूर में, इमली में, सिट्रस में, केले में भी होता है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और कच्चे आम में तो होगा, ये कैरी कहते हैं जिसको। मैलिक अम्ल किसमें होता है, पके हुए सेब में, नाशपाती में। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, घास, बहुत जरूरी, पत्तियों में और मूत्र, यूरिन में। टैनिक अम्ल चाय में, बहुत जरूरी है ये भी। और देखिए ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटन एलर्जी होती है कुछ लोगों को, ग्लूटन अगर आपने सुना हो, व्हीट से एलर्जी होती है वो, ग्लूटन फ्री खाना आता है ना आजकल, सुना होगा आपने अगर। चलिए खैर, अब कुछ अम्ल क्षार सूचक है, सूचक का नाम दिया हुआ है, अम्ल के साथ और क्षार के साथ उसकी अभिक्रियाएं दी हुई हैं, परिवर्तन, और मतलब क्या परिवर्तन होगा, क्या अभिक्रिया होगी। तो नीला लिटमस विलियन पे लाल रंग में परिवर्तन होगा, और क्षार अगर उस पे लगाया जाएगा, अम्ल में वो लाल हो जाएगा, और क्षार में वो कोई रंग उसका परिवर्तित नहीं होगा। लाल लिटमस लाल ही रहेगा, मतलब या लाल रंग में बदल जाएगा, और क्षार छूने से नीला रंग हो जाएगा उसका। हल्दी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अम्ल के साथ, क्षार के साथ लाल रंग में बदल जाएगी। मिथाइल ऑरेंज, ये लाल रंग में बदल जाएगा, और क्षार के साथ पीले में, लाल पीला। फिनोफ्थलीन ये रंगहीन होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षार के साथ ये गुलाबी रंग में हो जाएगा, इसका खुद का रंग, ये रंगहीन होता है। ठीक है देवी और सज्जनों, हंसी है चेहरे पे या नहीं। चलिए, क्षारक का नाम और किसमें पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी में देख चुके हैं ऊपर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साबुन, कभी पढ़ के देखिएगा अपनी साबुन के पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है फिर से। ठीक है, चलिए, अब अम्ल और क्षार में फर्क है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कसेले, कसैला भी बोलते हैं जिसको। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ऊपर देख के आए हैं आप, उदाहरण देख लीजिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, सब देख के आए हैं आप। इसका उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सब देख के आए हैं। OH ग्रुप जो होता है ये सब क्षार हैं। चलिए, तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं अल्कोहल। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न से, जैसे मतलब अल्कोहल कहलाते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, ये सब तो अल्कोहलों के कुछ सूत्र और नाम दिए हुए हैं। देखिए CH3OH का होता है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। CH3CH2OH का होता है इथाइल अल्कोहल। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए आपको, मतलब बस देख लीजिए एक बार, हल्का सा इस पे निगाह मार लीजिएगा, ये कोई खास ऐसे बहुत जरूरी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे दिए हुए हैं कुछ कार्बनिक यौगिक, नाम दिया हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य और उपयोग। नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन, ये हल्के पीले रंग का बादाम जैसी गंध वाला तेल है, जिसमें मिर्बिन का तेल, ऑयल ऑफ मिर्बिन भी इसको कहा जाता है। ये बेंजीन से एनिलीन के निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। उपयोग क्या है इसका, एनिलीन एवं अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, मतलब यहाँ पे बता ही दिया ना ये तो। ट्राइनाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक के TNB जिसको बोलते हैं, उसके निर्माण में, और विभिन्न प्रकार की पॉलिश, रंग और साबुनों में भी डलता है ये। डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2, ये एक रंगहीन वाष्पशील एवं मधुर गंध वाला है। ये जल में अविलय परंतु अन्य कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाता है। ये विलायक के रूप में, किसी सतह से पेंट हटाने में, चाय कॉफी से कैफीन हटाने में, एरोसोल स्प्रे प्रणोदिक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड अथवा MIC गैस,
ये एक रंगहीन, विषाक्त एवं ज्वलनशील द्रव है। इसके संपर्क में आने से आंखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्या व मृत्यु तक हो सकती है। आप जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी 1984 में यूनियन कार्बाइड संयंत्र में मिक गैस के रिसाव से ही हुई थी। ये कार्बोनेट कीटनाशकों के निर्माण में एक मध्यवर्ती के तौर पर काम करता है, एक मध्यवर्ती उत्पाद है और रबड़ एवं गोंद के निर्माण में इसका काम होता है। टीयर गैस, अश्रु गैस, ये लैक्रोमेटर भी इसको बोलते हैं। इसका मुख्य उपयोग आप जानते हैं क्या है? पुलिस भीड़ हटाती है इससे। मस्टर्ड गैस, इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप जरा, C2H8Cl2S, सल्फर मस्टर्ड जिसको कहा जाता है। इसका निर्माण सल्फर डाइक्लोराइड SCl2 तथा एथिलीन इसकी अभिक्रिया से होता है। ये अत्यंत विषाक्त गैस है, जैसे सरसों, जिसमें से सरसों जैसी गंध आती है, इसलिए इसका नाम है वो। त्वचा के से संपर्क होने पर फफोले, छाले टाइप ब्लिस्टर्स उत्पन्न करती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना ने ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध इसको हथियार के रूप में उपयोग किया था। DDT जानते हैं आप, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन एवं रवेदार, क्रिस्टलाइन है। इसके कीटनाशक गुण की खोज 1939 में पॉल हरमिन मुलर, नाम याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। विभिन्न कीटों के विरुद्ध संपर्क रसायन, कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में DDT की क्षमता को खोज के लिए मुलर को वर्ष 1948 में चिकित्सा का नोबेल भी मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध में मलेरिया एवं टाइफस रोगों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया था। कृषि में कीटनाशकों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के कारण इसमें कमी की जा रही है, मतलब अच्छे नहीं है इसके एनवायरमेंट पे इफेक्ट्स। एस्पिरिन, इसका रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड, ASA। आप जानते हैं ये क्या है? विलो नामक एक पेड़ होता है, इससे बहुत अच्छे बैट्स भी बनते हैं, बल्ले, उसकी छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। आप जानते हैं फीवर में, दर्द में, इन्फ्लेमेशन, जलन में, इसका उपचार में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। नैफ्थलीन, फॉर्मूला याद रखिएगा, C10H8। ये श्वेतदार रवेदार ठोस है जो सबसे सरल बहु चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये मुख्यतः कोलस्टार अथवा कोलटार होता है ना, उससे प्राप्त किया जाता है। कीटाणुनाशी है ये, कपड़ों से कीड़ों को दूर करने के लिए डालते हैं ना आप गोल गोल बॉल्स, मॉथबॉल्स के निर्माण में और आतिशबाजी में, पायरोटेक्निक में भी विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए तथा प्लास्टिक रोल एवं रंगों के निर्माण में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। TNT, ट्राई नाइट्रोटूलिन, फॉर्मूला, ये पीले रंग का ठोस रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण सर्वप्रथम जूलियस विल्ब्रांड, जर्मनी द्वारा 1863 में किया गया था। इसे विस्फोटक गुण की जो खोज हुई थी कि इसमें विस्फोटक गुण है, वो कॉल हॉसरमैन ने की थी 1891 में। सैन्य उद्देश्यों से औद्योगिक क्षेत्र में तथा खनन हेतु चट्टानों को तोड़ने के लिए भी, क्योंकि विस्फोटक है, उस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, साधारण शर्करा का एग्जाम्पल है ये। सिंपल सुक्रोज एवं डेक्सट्रोज भी इसको कहा जाता है। शराब निर्माण में, मिठाई तथा फलों के रस के परिरक्षण में और औषधि निर्माण में। अब यूरिया NH2CONH2 बहुत फेमस, यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं। ये प्रथम कार्बनिक पदार्थ है जिसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, बहुत जरूरी ये तथ्य है। यूरिया में लगभग 46% क्या होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है। प्राणियों में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के उपापचय मेटाबॉलिज्म में यूरिया की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में, त्वचा एवं बालों के सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में, फॉर्मल्डिहाइड एवं यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में, यूरिया नाइट्रेट नामक विस्फोटक के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे जरूरी है पूरे टेबल में से। क्लोरोफॉर्म, सभी जरूरी हैं वैसे तो, CHCCl3 आप जानते हैं, CHCl3। ट्राइक्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं, रंगहीन, बहुत मधुर सुगंध वाला गाढ़ा द्रव है। प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन नामक विषाक्त गैस का निर्माण करता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है। हम जानते हैं शल्य क्रिया के दौरान रोगियों को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। वसा, तेल, रबड़, मोम, रोल, इस सब में भी विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक हैं। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, मानव निर्मित, जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन की उपस्थिति है। ये फ्रियॉन्स इनको बोलते हैं। ये यौगिक अविषाक्त एवं अज्वलनशील होते हैं। CFCs ओजोन परत का क्षरण करते हैं और हरित गृह प्रभाव को बढ़ाते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को बहुत बढ़ाते हैं। ये AC, रेफ्रिजरेटर्स में, परफ्यूम्स में, ड्राई क्लीनिंग में विलायक के रूप में, चिकनाई कम करने वाले विलायक, डिग्रीसिंग सॉल्वेंट, एरोसोल प्रणोदक, एरोसोल प्रोपेलेंट्स के रूप में इसका प्रयोग होता है। क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl, ये एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जो रंगहीन और ज्वलनशील है। DDT नामक कीटनाशक पेस्टिसाइड बनता है इससे। अन्य कार्बनिक यौगिक जैसे फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, इस सब के निर्माण में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। तो ये सारे जरूरी कार्बनिक यौगिक हमने देख लिए हैं। एक बार पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी वीडियो से रिवाइज कर लेना।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ बहुलक दिए हुए हैं और उनके उपयोग दिए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। इस पे से सवाल बहुत आता है, हर साल आता है। पॉलिथीन बहुलक हो गया, इसका एकलक क्या होगा? एथिलीन। और पॉलिथीन तो आप जानते ही हैं, से नो टू पॉलिथीन, खिलौने, पैकिंग का सामान और ये सब। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी किसका है ये बहुलक? ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। रेनकोट, हॉर्स पाइप्स, इन सब में इसका प्रयोग होता है। एक मिनट, हाँ जी। पॉली टेट्राफ्लोरोएथाइलिन या फिर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, पीटीएफई। ये टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। ये जो जिन बर्तनों पे चिपकता नहीं है, आप जानते हैं, जो टेफ्लॉन कोटिंग तो होती है नॉनस्टिक बर्तनों पे, गैसकिट हो गई, इन सब में ये उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट, ये किसका है बहुलक? ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का है। बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे जो बनते हैं, जो गर्म नहीं होते हैं, इन सब के सृजन में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीइथाइलिन टरथैलेट या पेट, पीईटी जिसको बोलते हैं, तो ये टरथैलिक अम्ल व एथाइलिन ग्लाइकोल से मिलके उसका बहुलक है, मतलब ये तो बोतल, डब्बे, ये सब। नायलॉन 66, ये एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन डायमीन, इसका बहुलक है। ये ब्रश के कड़े जो बाल होते हैं, संश्लेषित रेशे, पैराशूट बनाने में, बेरिंग में धातु के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। नायलॉन या फिर परलॉन, नायलॉन 6 या फिर परलॉन। क्रेपोलैक्टम, ये याद रखिएगा, ये जरूर पूछता है, आप उठा के देख लीजिए पुराने प्रश्न पत्र। रेशे, प्लास्टिक, टायर कार्ड, रस्सी बनाने में। टेरिलीन की बात करें तो एथाइलिन ग्लाइकोल प्लस किसका? टेरिथैलिक अम्ल का ये बहुलक है। धोए जा सकने वाले कपड़े, टायर कार्ड, सेफ्टी बेल्ट, टेंट, इन सब में इसका उपयोग होता है। केवलार, इस पे सवाल बहुत आता है। ये टेराथैलिक अम्ल प्लस 1,4 डायमीन बेंजीन, ये इसका बहुलक है। गोली रोधक परिधान, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है ना, उसमें इसका बहुत प्रयोग होता है। लेक्सिन या फिर पॉलीकार्बोनेट, ये डाइथाइल कार्बोनेट प्लस बिस्फेनॉल ए, इसका बहुलक है। ये भी गोली रोधक खिड़की और सेफ्टी हेलमेट्स वगैरह बनाने में इसका बहुत उपयोग होता है। टैक्सॉल, इस पे भी प्रश्न आ चुका है। पैसिफिक यू के वृक्ष की छाल से ये निकाला जाता है। यू का जो पेड़ होता है, YEW होती है इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग। कैंसर रोधी पदार्थ है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब और कुछ आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ ईंधन दिए हुए हैं, उनका ऊष्मीय मान दिया हुआ है। ठीक है, ईंधन और किलोग्राम पर किलोजूल पर किलोग्राम में इनका मान दिया हुआ है। आप देख लीजिए एक बार, बस ये भी तुलनात्मक तौर पे देखने आपके गोबर के उपले देखिए, ये क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू है इनकी। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सबका इनका दिया हुआ है। आप एक बार इसको एक निगाह में देख सकते हैं। मीथेन हो गया और सीएनजी हो गया, ये सब दिया हुआ है ना, तो आप ये सब अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलिए, आप जानते होंगे कैलोरी मान या फिर कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? ये वो ऊर्जा मात्रा है जिसे उस पदार्थ के प्रति ग्राम शुष्क भार में कैलोरी अथवा किलो कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, और बाकी बस एक बार देख सकते हैं। सर्वाधिक देख लीजिए, बस हाइड्रोजन का है सर्वाधिक, ये इंपॉर्टेंट है। एलपीजी का, जैव गैस का, सबका यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आय लिखा हुआ पहले गोबर के उपले, लकड़ी, मतलब थोड़ा सा देखते भी चलिए कि कुछ नेचुरल चीजें हैं तो इनका इतना है, फिर ये हाइड्रोजन, जैव गैस और एलपीजी, तो एक निगाह आप इस पे डाल सकते हैं। अब साबुन के प्रकार दिए हुए हैं और उनसे संबंधित तथ्य दिए हुए हैं, तो साबुन और तथ्य देख लेंगे। बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है, डिश वॉशिंग सोप, इसको किचन सोप कहते हैं। ये तेल, वसा, दाग, कीटाणु, इन सबको हटाने के लिए काम आता है। इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट, आप देखिएगा, कभी पढ़ के देखिएगा खुद। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट वैसे भी पढ़नी चाहिए, एक अच्छा कंज्यूमर वही है। तो इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन, सल्फोनेट, लैक्टिक अम्ल, इसके साथ साथ सुगंध, ये सगंध नहीं होगा, ये सुगंध होगा, सुगंध मिलाई जाती है। पारदर्शी साबुन होते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप्स, जैसे पियर्स हो गया एग्जांपल, और भी बहुत आते हैं, वो एलोवेरा वगैरह के साबुन आते हैं। तो इसमें जो साबुन निर्माण की विधि है वो उष्ण विधि है, हॉट मेथड। ये साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें उच्च तापमान पर इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है क्या मिलाया जाता है। द्रव अथवा तरल साबुन, लिक्विड सोप आप जानते हैं, जो आपके
बॉडी वॉश वगैरह में यूज होती है, बहुत जगह इस्तेमाल होती है लिक्विड सोप। और आजकल तो फिर खैर कोविड के बाद से सब हाथ धोने वगैरह पे बहुत जोर है। द्रव साबुन के निर्माण में सामान्यतः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठोस साबुन जो बार है उसकी तुलना में इसके निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा जटिल होती है। अब प्रसाधन साबुन अथवा सौंदर्य साबुन जो टॉयलेट सोप्स और या फिर ब्यूटी सोप्स जिनको कहते हैं, इसमें उच्च कोटि के तेलों एवं वसा का प्रयोग किया जाता है तथा इनमें विशिष्ट रंग एवं सुगंध भी मिलाए जाते हैं। इसमें क्षार की कमी होती है तथा ग्लिसरीन की अधिकता होती है। और कपड़े धुलने के साबुन मतलब लॉन्ड्री सोप्स जो होते हैं, रिन, है ना, ये साबुन कपड़ों के ग्रीस, ठोस कण, जैविक पदार्थ, धूल आदि हटाने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए इसमें सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रोजेनेट ये सब मिलाए जाते हैं। औषधीय साबुन मेडिकेटेड होती हैं कुछ सोप्स। ये इन साबुन में एंटीसेप्टिक्स, रोगाणुरोधी और विषक्रामक मतलब विषक्रामक डिसइंफेक्टेंट्स वो मिलाए जाते हैं। शेविंग सोप, दाढ़ी बनाने वाले जो साबुन होते हैं, इनमें क्रीम के अलावा फोम के रूप में भी होते हैं, आपने देखा होगा आजकल। ज्यादा झाग बनाने के लिए इसमें रोजिन नामक गोंद मिलाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है क्या मिलाया जाता है ये जो ज्यादा झाग बनते हैं, जिससे वो डायरेक्ट फोम भी निकलती है ना कुछ में से, तो ये जरूरी है। कांच के प्रकार एवं उपयोग, सवाल आता है, पिछले साल भी सवाल हमारे लिस्टिंग के इसी टेबल में से आया था, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। कांच दिया हुआ है, संगठक दिए हुए, उपयोग दिए हुए हैं। क्राउन कांच, नाम याद रखना आपको, सोडियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये चश्मे के लेंस, प्रकाशीय उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। क्वार्ट्ज कांच या फिर सिलिका कांच इसको कहते हैं, शुद्ध सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ये जरूरी है। पराबैंगनी लैंप्स के बल्ब, रासायनिक अभिकर्मकों में केमिकल रिएजेंट्स जो होते हैं उनके कंटेनर्स, बहुत सारी प्रयोगशाला के उपकरणों के निर्माण में इसका काफी उपयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच, और आप मुझे बताएंगे जरा कमेंट करके कि कौन सा आया था इनमें से, कांच कौन सा पूछा था पिछले साल यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, बताइए मुझे। सीरियम ऑक्साइड, सीईओ, सिलिका, ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में सक्षम होते हैं। धूप के चश्मों के निर्माण में जो शेड्स होते हैं ना, गॉगल्स, उसमें यूज होते हैं ये। फोटोक्रोमिक कांच, ये सिल्वर क्लोराइड अथवा अन्य सिल्वर हैलाइड्स की उपस्थिति के कारण ये कांच धूप में काला पड़ जाता है। ये सामान्य चश्मे एवं धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण में प्रयोग होता है। जेना कांच, जिंक, बेरियम बोरोसिलिकेट, ये कांच का सर्वोत्तम प्रकार है। जहां भी बोरोसिलिकेट आपको शब्द दिखाई देगा वो अच्छी क्वालिटी होती है, बोरोसिल ब्रांड जो आता है। प्रयोगशाला में उच्च अभिक्रियाशील रसायनों को रखने हेतु बोतलों के निर्माण में ये बताते, आपने सुना भी होगा, कभी आपने केमिस्ट्री वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो बोरोसिल की जो होती थी जो बोतलें होती थी टेस्टिंग लैब में, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती थी, गिर के टूटती नहीं थी। मृदु कांच, सोडा कांच या फिर सोडा लाइम कांच, ये सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सामान्य बर्तन हो गए, दरवाजे एवं खिड़कियों के शीशे, ट्यूबलाइट, ये सब में होते हैं ये, और प्रयोगशाला के उपकरणों में भी इनका प्रयोग काफी है। कठोर कांच, पोटैश लाइम कांच या फिर पोटैश कांच, देखिए नाम भी पूछ सकता है आपको, जैसे मृदु कांच को सोडा कांच भी कहते हैं, ऐसे भी सवाल तैयार रखिए अपना। सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। प्रयोगशालाओं के उपकरण, बीकर फ्लास्क जो होते हैं, परखनली, इन सब में, और तापरोधी उपकरण जो होते हैं। पायरेक्स कांच या फिर सोडियम बोरोसिलिकेट कांच, ये सिलिका, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, सोडियम प्लस एल्यूमिनियम। रासायनिक उपकरण, कार के हेडलैम्प्स, इन सब में इसका काफी प्रयोग है। फ्लिंट कांच या फिर चमकीला कांच कहते हैं इसको, सोडियम, पोटेशियम, लेड सिलिकेट, ये काफी उच्च पर्वतरांक है, ठीक है। और विद्युत बल्ब, दूरदर्शी के लेंस, प्रिज्म, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में पर्वतनांक, उच्च पर्वतनांक होता है इसका, किसका, लेड सिलिकेट का। तो ये हमने कुछ चीजें देखी, ये इंपॉर्टेंट है टेबल, इस पे से काफी उम्मीद है सवाल आने की। तो अब हम कुछ सौंदर्य प्रसाधन देखेंगे और उनमें संगठक के रूप में कौन से रसायनों का प्रयोग होता है। इत्र, इत्र समझते हैं ना, सुगंधित तेल, सुगंधित यौगिक, एल्कोहल, जल का विलयन और बेंजिल एसीटेट, बेनेडिलहाइड, एथेनॉल, कपूर, इस सब का यूज होता है इत्र में। कौन सी है इत्र नगरी, उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी का नाम बताइए मुझे। डिओड्रेंट्स या फिर दुर्गंध निवारक, इसमें एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, एल्यूमिनियम जिरकोनियम, ट्राइक्लोरोहाइड्रिक्स और ग्लिसरीन का तो होगा ही उपयोग, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, काफी केमिकल्स का इस्तेमाल इनमें होता है। शेविंग क्रीम में स्टीरिक अम्ल होता है, वो पूछेगा कौन सा अम्ल यूज होता है, तो स्टीरिक अम्ल याद रखिएगा। मिरिस्टिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, एथेनॉल, लीलालूल अथवा ये सब तो देखो कॉमन है, ये तो बता ही दोगे, कुछ जो अलग है वो याद रखना। मॉइस्चराइजर्स में क्या यूज होता है, त्वचा को नमी प्रदान करने वाली क्रीम होती है ये। पेट्रोलियम, पैराफिन, आजकल तो आ रहे हैं ना पैराबिन फ्री हैं,
और लोलिन, खनिज तेल, ग्लिसरीन, प्रोपिलिन ग्लाइकोल, प्रोटीन। आजकल तो बड़े मामाअर्थ वगैरह का ऐड देखा हो किसी ने तो। लिप बाम में इसमें बीज वैक्स यूज होता है, मधुमक्खी से प्राप्त मोम अथवा कार्नोबा मोम, कपूर, सेटिल अल्कोहल, लैनोलिन, पैराफिन और पेट्रोलियम जेली तो आप जानते ही हैं। वैसलीन ये पेट्रोलियम जेली है। पैराफिन मोम, खनिज तेल, मल्टी हाइड्रोकार्बन, 25 से अधिक कार्बन परमाणु युक्त मल्टी हाइड्रोकार्बन हो गए। शैम्पू, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सिट्रिक एसिड, पैराबिन्स, ये सारे पैराबिन्स यूज होते हैं, अच्छे नहीं होते बताते हैं सेहत के लिए, स्किन के लिए। आप देखना शैम्पू पे लिखा होता है सल्फेट वाला, सबसे हुआ ना सल्फेट फ्री शैम्पू। इथेनॉल, सोडियम क्लोराइड ये सब इस्तेमाल होता है। नेल पॉलिश, नेल पेंट, एथिल एसिटेट, ब्यूटाइल एसिटेट, नाइट्रोसेलुलोज, टूलिन। तो नेल पॉलिश रिमूवर तो आप जानते हैं एसीटोन होता है, और आजकल एसीटोन फ्री भी आ रहे हैं, बहुत ऐड देखा हो किसी ने। इथाइल एसिटेट, बेंजाइल अल्कोहल, सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड, रेड लेड, ये तो होता है सिंदूर, वर्मिलियन इंग्लिश में कहते हैं। और लिपस्टिक, मोम, तेल, एंटीऑक्सीडेंट्स, वर्णक, पिगमेंट्स तो यूज होते ही हैं। इमोलिमेंट्स, नमी और चिकनाई वाले पदार्थ। इस तरीके से हमने सौंदर्य प्रसाधन और उनके कुछ संगठक रसायन देख लिए। ये पूछ लेता है पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखने हैं थोड़े से। अब रेडियो समस्थानिक देखेंगे, प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग देखेंगे। कोबाल्ट 60, सीजियम 137, ये कैंसर के उपचार में और ट्यूमर को नष्ट करने के में उपयोग किया जाता है। फास्फोरस 32, इसका अस्थि रोग के उपचार में और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में किया जाता है। देखिए दोनों याद रखिएगा, अस्थि रोग और प्रकाश संश्लेषण, दो शब्द याद रखने हैं आपको। गामा किरणें, इनका कहां प्रयोग होता है? अनाज, सब्जी, मछली, इन सबको बहुत टाइम तक संरक्षित रखने के लिए। कार्बन 14 पढ़ा होगा आपने, पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करता है ये। अमेरिकियम 241, अमेरिकियम 241 का प्रयोग तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादरों की समान मोटाई जांच करने में किया जाता है। सोडियम 24, ये तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाता है। यूरेनियम 235, ये किस लिए होता है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में तथा जलयानों की प्रणोदक प्रणाली में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पढ़ा होगा, कॉमन है, ये फेमस है मतलब ज्यादा। कैलिफोर्नियम 252, ये मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करता है। सड़क और भवनों के निर्माण में इसका प्रयोग है। कार्बन 14, C14, एनसीईआरटी का है ये। कार्बन आयु गणना, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करता है ये। यूरेनियम 238, लेड 206, ये यूरेनियम लेड आयु गणना, पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की एज बताता है ये। कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं जिसको, तो एज डेट से तो पता चलती है। रुबीडियम 87 और स्ट्रोंशियम 86, ये किस लिए होता है? आयु गणना, उसी के लिए होता है भी, चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने के लिए। पोटेशियम 40, आर्गन 40, ये भी आयु गणना, भूभृक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर की जांच में होता है इसका प्रयोग। आयोडीन 131, इसका प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को जांचने के लिए। फ्लोरीन 59, इसका प्रयोग होता है अल्परक्तता, क्षय रोग, टीबी की जांच में होता है इसका। टेक्नीशियम, इसका प्रयोग अंगों की संरचना के अध्ययन के लिए। सोडियम, रक्त प्रवाह का वेग मापने के लिए। कैडमियम 109, स्टॉक की जांच, स्क्रैप छटाई के लिए, धातु मिश्रित धातुओं का विश्लेषण करने के लिए। कैल्शियम 47, स्तनधारियों में कोशिकाएं कार्यों को और हड्डी निर्माण के अध्ययन के लिए बायोमेडिकल शोधकर्ताओं को महत्वपूर्ण सहायता इससे प्राप्त होती है। क्रोमियम 51, लाल रक्त कोशिका अस्तित्व अध्ययन के अनुसंधान में ये प्रयोग होता है। नाम जरूरी है, याद रखना। कोबाल्ट 57, बहुत इंपॉर्टेंट, घातक रक्त लापता का निदान करने के लिए एक अनुरेखक के रूप में कार्य करता है ये। कॉपर 67, जब कोई कैंसर रोगी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है तो एंटीबॉडी को ट्यूमर को बांधने और नष्ट करने में इससे मदद मिलती है। गैलियम 67, ये चिकित्सा निदान में प्रयुक्त होता है। इरिडियम 192, ये पाइपलाइन वेल्ड्स, बॉयलर, विमान के पुर्जों की अखंडता का परीक्षण करने के लिए और ब्रैकीथेरेपी, ट्यूमर विकिरण में इसका प्रयोग किया जाता है। आयरन 55, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है समाधानों का विश्लेषण करने में, हवा में सल्फर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, चयापचय अनुसंधान में उपयोग इसको किया जाता है। और क्रिप्टॉन 85, पतले प्लास्टिक और शीट मेटल, रबर हो गया, टेक्सटाइल, पेपर की मोटाई नापने के लिए, धूल और प्रदूषक स्तरों को मापने के लिए, कपड़े धोने वाले और ड्रायर, स्टीरियो और कॉफी मेकर जैसे उपकरणों के में संकेतक रोशनी, जो इंडिकेटर लाइट होती है ना, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटकों का पता लगाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में वोल्टेज नियामकों और वर्तमान वृद्धि रक्षकों में, गैस क्रोमैटोग्राफ के लिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। निकेल 63,
ये विस्फोटकों का पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में वोल्टेज नियामकों और वर्तमान वृद्धि रक्षकों में, और गैस क्रोमेटोग्राफ के लिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टरों में इसका भी सेम लगभग उपयोग है। रेडियम 226 प्रकाश की छड़ को और अधिक प्रभावी ये बनाता है। सेलेनियम 75 जीवन विज्ञान अनुसंधान में प्रोटीन अध्ययन में ये प्रयुक्त है। थोरियम 230 रंगीन ग्लेज और कांच के बने पदार्थ में रंग और प्रतिदीप्ति प्रदान ये करता है। यूरेनियम 234 234 ये एक प्राकृतिक रंग और चमक प्रदान करने के लिए क्राउन और डेंचर जैसे दंत जुड़नार में ये उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये सारे जरूरी हैं और मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल है। आप एक दो बार इसको देखेंगे, एक आध बार वीडियो देख लीजिए, चीजें आपकी सही हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से चेहरे पे आपके अभी भी मुस्कान बरकरार है। नहीं है तो अब ले आइए, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ व्यापारिक नाम देखेंगे और उनके रासायनिक नाम और फिर उनके रासायनिक सूत्र। सूत्र भले ही इतना जरूरी नहीं है पर कई बार लिखा हुआ आ सकता है। देखिए मैं कह दूं यहाँ पे जरूरी नहीं है, पेपर में आ जाए आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, जरूरी का मतलब है इतनी समझ सोच आपको भी है कि चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्यों कराई जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि अधिकारी बनाना है आपको। चलिए, एलम आप जानते हैं एलम क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला K2SO4.Al2 ब्रैकेट SO4 होल 3.24H2O। अच्छा, हैवी हाइड्रोजन के भारी हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? वो डिट्यूरियम होता है, कैपिटल डी। रेड मेडिसिन लाल दवाई कौन सी होती है? ये पोटेशियम परमैंगनेट। वो पानी में नहीं डाल के लाल हो जाता है, वो पर्पल से कलर की होती है और पानी लाल हो जाता है। जितने भी स्किन वाले डॉक्टर होते हैं ना वो सबसे पहले ये दवाई लिखते हैं, KMNO4। सिलिका क्या होता है? सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड को तो कहते हैं सिलिका, SiO2। कॉस्टिक पोटैश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कॉस्टिक पोटैश KOH। जेमेक्सिन क्या होता है? जेमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं नाइट्रे, KNO3। फॉस्जीन क्या होता है? ये कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2। ब्लीचिंग पाउडर को अब ब्लीचिंग हिंदी में नहीं लिखा, इस बात के पीछे मत पड़ना, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर ही है। और आपका अच्छा सवाल जो है वो किसी भी तरीके से आ सकता है इन वाली चीजों पे, ठीक है। दोनों तरफ से वो आपसे चीजें पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका CA कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ये CaClO का होल 2 होगा, ठीक है। CaOCl2 या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं। चलिए, विनेगर आप जानते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन होता है किसका? एसिटिक एसिड का, CH3COOH। लाइम वाटर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, COH होल ट्वाइस। कार्बोलिक एसिड कार्बोनिक नहीं है, कार्बोलिक है, फिनॉल होता है ये, C6H5OH। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4.2H2O। वुड स्पिरिट बहुत फेमस मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है ये, ठीक है। मंड या स्टार्च, स्टार्च को क्या कहते हैं? मंड भी कहते हैं, C6H10O5। ये आप देखते चलिए इनके नाम। चौक क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। TBN ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन ही होता है, मतलब ट्राइनाइट्रोबेंजीन को हम TBN ऐसे बोलते हैं, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। बर्न्ट लाइम ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और TNT ट्राइनाइट्रोटूलिन होता है ना, TNT। फॉर्मूले दिए हुए हैं, देखते चलिए एक बार। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ग्रेप जूस अंगूर का रस क्या होता है भाई? ग्लूकोज, फॉर्मूला आप जानते हैं। मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सेम। फॉर्मलिन क्या होता है? ये 10% सोल्यूशन होता है किसका? फॉर्मल्डिहाइड का। वो डायसेक्शन वगैरह के लिए जानवर वगैरह नहीं प्रिजर्व करते थे पहले लैब्स में, वो फॉर्मलिन में तो करते थे, HCHO। हाइड्रोलिथ ये होता है कैल्शियम हाइड्राइट, CaH2। फ्रेयॉन्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं फ्रेयॉन्स, ऊपर भी देखे थे आपने, ये एक ई हटा लीजिए। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन होते हैं ये, CF2Cl2। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यूरिया क्या होता है? कार्बामाइड, मैंने आपको ऊपर भी बताया है ये चीज, फॉर्मूला। लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, CHCl3, हम कर चुके हैं ये। लिथार्ज क्या होता है? लेड ऑक्साइड, PbO। आइडोफॉर्म क्या होता है? ट्राई आइडो मीथेन, CHI3। गैलीना लेड सल्फाइड होता है, PbS। पायरीन क्या होता है? पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। रेड वर्मिलियन सिंदूर लेड पेरोक्साइड, Pb3O4। और फिनॉल
हाइड्रोक्सी बेंजीन को कहते हैं, C6H5OH। व्हाइट लेड क्या होता है? बेसिक लेड कार्बोनेट होता है ये, 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस। और MiC क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट, बताया था ऊपर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, CH3NC। बहुत सवाल आता है इस पे, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सॉल्ट एसिड क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। साधारण नमक क्या होता है? आप जानते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3। बेकिंग सोडा बहुत जरूरी, सोडियम बाइकार्ब है ये, बाइकार्ब बेकिंग वाला, NaHCO3। म्यूरेटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड कहते हैं। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा देख लो, सोडियम बाइकार्ब था बेकिंग। धोवन वाला सोडा कौन सा है? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O। ऑयल ऑफ विट्रियल क्या होता है? ये काफी कॉन्सेंट्रेट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्म है ये H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की। और कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल, बस ऐसे याद रखना। वाटर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, CO+H2। चिली सॉल्ट पेटर, सोडियम नाइट्रेट होता है ये, NaNO3। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये कुछ ऐसे खास चीज तो मैं बता नहीं रही हूं वैसे। बॉक्साइट क्या होते हैं? ये हाइड्रेट्स होते हैं एल्यूमिनियम के, उसको मतलब फेमसली कहते हैं, Al2O3.2H2O। कार्बोंडम, सिलिकॉन कार्बाइड होता है ये, SiC। ड्राई आइस आप जानते हैं, जो नहीं जानता ना चले जाओ बस वीडियो से एकदम। सोडियम कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस CO2। आर्सीन क्या होता है? आर्सेनिक हाइड्राइड, AsH3। ग्रीन कैसिस क्या होता है? फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O। ब्लू कसिस, नीला कसिस, अब ऐसे यहाँ पे हरा कसिस लिखते, समझ रहे हो? इसके पीछे पढ़ते हो क्योंकि आप लोग हिंदी में कराओ, ये भी हिंदी में लिखो, ऐसे नहीं किया करो भाई, ठीक है। कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO। लिथोफोन, एक जिंक सल्फेट और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर होता है, ZnS प्लस BaSO4 का, ये 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये ऐसे वो प्रिंट में ऐसा आ जाता है। हॉर्न सिल्वर, सेरागायराइट, ये सिल्वर क्लोराइड ही होता है, AgCl। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है भाई? ये सिर्फ ये याद रख लेना कि पूछ लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस, डायरेक्टर गैस, हीरो गैस या हीरोइन गैस, समझ रहे हो? चलिए, तो ये CO+N2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। लुनार कॉस्टिक, सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3। मार्श गैस बहुत ही जरूरी, मीथेन, CH4। ब्लैक जिंक सल्फाइड, ZnS। सुहागा सबको पता है, सबके घरों में सबने देखा होगा, बोरैक्स होता है ये, Na2B4O7.10H2O। व्हाइट कसीन, सफेद कसीन का होता है जिंक सल्फेट, सफेद, हरा और नीला देख चुके हो, और ZnSO4.7H2O। सोडा ऐश क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, बहुत जरूरी, Na2CO3। चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO। गोबर सॉल्ट, हाँ, ये क्या होता है? सोडियम सल्फेट, Na2SO4.NH2O। वर्मिलियन, मर्क्यूरिक सल्फाइड, टीका, सिंदूर, HGS। हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं हाइपो, Na2S2O3.5H2O। हेवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट, DTO। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट या फिर माइक्रोकॉस्टिक सॉल्ट, तो ये हो जाएगा सोडियम अमोनियम थायोसल्फेट, NaNH4 प्लस HpO4। विट्रियोल ऑफ क्ले ऑफ विट्रियोल ऐसे समझ लो, एल्यूमिनियम सल्फेट। रेड विट्रियोल, कोबाल्ट 2 सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। और ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? ये फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट होता है। ये तीनों विट्रियोल्स याद रखना, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। थोथा, जिसको इंग्लिश में हिंदी में थोथा कहते हैं, थोथा ही कहते हैं ना, बताइए। ये आपको चीजें थोड़ा याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो चलते हैं आगे। विट्रियोल को आप ध्यान रखेंगे, ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये गंधक होता है शायद, देखिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आप लोग देख सकते हैं इसको, बाकी गंधक ही होता है शायद, हाँ। चलिए खैर, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी अगर आप जानना चाहते हैं इसका नाम, तो वैसा बाकी एग्जाम लायक मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, अब हीरे और ग्रेफाइट में हम कुछ अंतर देखेंगे। सवाल आ चुका है क्योंकि ग्रेफाइट काफी फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स का। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखना, आप बहुत क्वेश्चन पूछता है ग्रेफाइट पे। हीरा कठोर होता है, ये पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है, आप जानते हैं, और ये मुलायम होता है। ये विद्युत का कुचालक है किंतु ऊष्मा का सुचालक है, सबसे जरूरी पॉइंट, ये विद्युत का सुचालक है।
कागज पर निशान नहीं बनाता, ये काला निशान बनाएगा कागज पे रगड़ने पे। इसका अपेक्षित घनत्व 3.52 है और इसका कितना है 2.2। इसकी परतों की संरचना समुच्चतुष्फलीय होती है और इसकी संरचना षटकोणीय होती है। ये याद रखना है आपको, सतह के रूप में होती है। मतलब ये आभूषण अब तो जानते हैं, हीरा है सदा के लिए और इसके आभूषण नहीं बन सकते भाई। ये पारदर्शी और रंगहीन होता है, जितना पारदर्शी और जितना रंगहीन होगा उतना ही तो महंगा होता है। और ये अपारदर्शी और राख के रंग का होता है। तो ये एक और छोटा सा टेबल आपको ऐसे दे दिया, जिससे बाई चांस आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। सिर्फ ग्रेफाइट पे मान लीजिए सवाल आ जाता है, सिर्फ हीरे पे आ जाता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और हीरे का किसी और के साथ आ सकता है तो आप उसमें एलिमिनेशन से लगा सकते हैं थोड़ा दिमाग। अब कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार देखने पड़ेंगे, क्या करें, और उनके आविष्कारक भी। तो क्लोरीन शीले, सहसंयोजकता लेविस, हीलियम लॉकियर, नाभिक रदरफोर्ड तो जानते ही होंगे आप, थोरियम बर्जीलियस, यूरेनियम क्लाप्रॉट, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, आधिकारिक श्रेय है रदरफोर्ड को, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्सन, न्यूट्रॉन जे चैडविक पूछा हुआ सवाल, अष्टक नियम जी एन लुइस, मैग्नीशियम डेवी मेसॉन युकावा, पॉजिट्रॉन एंडरसन, ऑक्सीजन देख लीजिए प्रीस्ले एंड शीले, आर्गन रैमसे और रेले, नाइट्रोजन डैलियन रदरफोर्ड, पीएच का पैमाना सोरेंसन, जरूरी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारी वाटर यूरे, कैल्शियम डेवी, पोटेशियम भी डेवी और ये सोडियम भी डेवी, तो तीनों यम 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 डेवी। आइसोटोप सोडी, तनुता का नियम विल्हेम ऑसवर्ल्ड, ये ऑसवर्ल्ड से याद कर लो ना, नॉडी पे कार्टून आता था। उत्प्रेरक बर्जीलियस, हाइड्रोजन कैवेंडिश, तो आप ये याद रखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सारे जो मुख्य मुख्य हैं ये आपको याद जरूर होने चाहिए। अब भाई कुछ सामान्य नाम है और कुछ IUPAC नाम है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। उनका रासायनिक सूत्र और उपस्थिति तथा प्रयोग। फॉर्मिक अम्ल देख चुके हैं आप, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं इसको, ACOOH है ये, मधुमक्खी कीटों के डंक में, ये बार बार बता चुकी हूं मैं। कार्बोनिक अम्ल वो कार्बोनिक अम्ल ही कहते हैं और ये रक्त एवं उत्तकों में यूज होता है। एसिटिक अम्ल आप जानते हैं एथेनोइक अम्ल है ये, सिरके में। प्रोपियोनिक अम्ल, ये प्रोपोइनिक अम्ल कहते हैं इसको, ये खाद्यान्न भंडार में, दुग्ध उत्पादन, देह गंध में। और ब्यूटेरिक अम्ल आप जानते हैं मक्खन में होता है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ब्यूटेनिक अम्ल कहते हैं इसको भी, ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, छूटेगा नहीं कुछ भी, चिंता मत करना। तो अब पदार्थ उपयोग हानि और पदार्थ उपयोग हानि जो भी है, मतलब उसका क्या इस्तेमाल है। एस्पार्टम ये कृत्रिम मधुरक है। न्योप्रीन संश्लेषित रबड़ है, बहुत जरूरी, पूछ चुका है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में इसकी उपस्थिति होती है और हानिकारक है ये। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में इसी का रिसाव हुआ था, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आ चुके हैं, इसमें से तो सारे सवाल आ चुके हैं जितने भी दिए हुए हैं, याद रखना। और इसमें से आया था सवाल ये रिंगलमैन स्केल पे, पिछले साल भी जब हमने करवाया था। जल में नाइट्रेट की अधिकता सांद्रता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जल में सवाल आया था आपके खून में। आप बताइए मुझे क्या सवाल आया था जो मतलब ज्यादातर का गलत हुआ था पिछले साल, बताइए मुझे ब्लू बेबी सिंड्रोम से रिलेटेड सवाल क्या आया था, जल्दी कमेंट करिए अभी पॉज करके वीडियो। फ्रेओन आप जानते हैं प्रशीतक के रूप में। बेनेड्रिल प्रतिहिस्टेमिन होता है ये। फ्लोराइड प्रदूषण धब्बेदार दांत, कमजोर दांत के लिए उत्तरदायी यही होता है। ओजोन क्षरण आप जानते हैं इससे चर्म कैंसर हो सकता है। और रिंगलमैन स्केल ये धुआं जो होता है ना उसका घनत्व, धूम्र का घनत्व मापने हेतु उपयोग में आता है, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी टेबल है, पढ़िए इसको 2 बार। और ये प्लीज कमेंट करिए अभी आप जो मैंने पूछा आपसे, ठीक है। तो यह हमने हमारा रासायनिक विज्ञान से संबंधित सभी तथ्यों को पूरा कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारा जीव विज्ञान, ठीक है। आशा करती हूं चेहरे पे हंसी अभी भी बरकरार है, नहीं है तो भाई हंस लो, क्या हो गया इसमें, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। चलिए